कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए रिपब्लिका बीपीएससी वाला को और करे अपने बीपीएससी एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ प्रियदर्शी आप सभी का एक बार फिर से रिपब्लिका के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो है रिपब्लिका के इस मेगा क्लास में जो है हम देखेंगे बिहार और बिहार से जो जुड़े हुए उस रीजनल प्रश्न को देखेंगे जो बीपीएससी में आपसे बारंबार पूछा जाता है। दोस्तों आज दोस्तों बिहार स्पेशल का ये मेगा क्लास दोस्तों होने वाला है। इस क्लासेस को करने के बाद दोस्तों आपके 25 से 30 क्वेश्चन 100% गारंटी है दोस्तों। 25 से 30 क्वेश्चन जो है आप इजीली जो है बिहार के बीपीएससी के प्रीलिम्स में कर ले जाएंगे। चाहे 67वीं बीपीएससी आप देने वाले हो या आगे चलकर जो 68वीं बीपीएससी की वैकेंसी आएगी उसकी बात कर लूँ, या फिर उसके बाद जो भी एग्जाम आएगी 69वीं बीपीएससी आएगी, जो भी एग्जाम्स आएंगे सारे एग्जाम्स में आपके 25 से 30 क्वेश्चंस जो है इसी वीडियो क्लासेस से जुड़े हुए रहेंगे दोस्तों। इसलिए जो वीडियो का क्लासेस जो है काफ़ी मज़ेदार होने वाला है दोस्तों। तो आप जो है अच्छे तरीके से जो है इस वीडियो क्लासेस को देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और चीज़ों को जो है समय समय पर मेमोराइज करने का दोस्तों प्रयास करेंगे, ताकि इससे जुड़े हुए जो भी प्रश्न आपके एग्जाम्स में आए। मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों 25 से 30 प्रश्न 100% गारंटी है कि 25 से 30 प्रश्न इस वीडियो क्लासेस से आपके आएंगे, जिसमें हिस्ट्री का भी प्रश्न होगा, इसके अलावा ज्योग्राफी के प्रश्न होंगे, इकोनॉमिक्स के प्रश्न होंगे, पॉलिटी के प्रश्न होंगे और सारे ऐसे प्रश्न होंगे जिसका जुड़ाव डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो है वो बिहार से होगा। क्योंकि ये बिहार स्पेशल क्लासेस है तो बिहार से जुड़े हुए प्रश्न ही इसमें जो है रखे गए हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को आपसे करवाया जाएगा जो बिहार से जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है लिंकअप होते हैं, यानी कि उनका जुड़ाव जो है बिहार से होता है। तो चलिए दोस्तों समय बर्बाद नहीं करते हैं और शुरू करते हैं, देखते हैं। आज सबसे पहले हम प्राचीन इतिहास की बात करेंगे, उसके बाद मध्यकालीन बिहार के इतिहास की बात करेंगे और फिर फाइनली जो है मॉडर्न इंडिया की बात करेंगे। मॉडर्न इंडिया में खास करके बिहार को हम फोकस करेंगे और बिहार के मॉडर्न इंडिया की हम बात करेंगे। डायरेक्ट हिस्ट्री की अगर दोस्तों मैं बात कर लूँ तो हिस्ट्री में ऑलमोस्ट 25 से 30 प्रश्न जो होते हैं आपके फिल्म्स में हर वर्ष देखने को मिलते हैं। इस 30 प्रश्न में दोस्तों इस क्लासेस से डायरेक्ट जो है कम से कम आपको दोस्तों 15 प्रश्न जो है डायरेक्ट इस क्लासेस से होंगे, जिसमें आपका एंशिएंट इंडिया भी होगा, मिडाइवल इंडिया भी होगा और साथ ही साथ बिहार के जो है मॉडर्न इंडिया का जो हिस्सा है वो भी होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम आते हैं प्राचीन कालीन जो है बिहार का इतिहास जो है उस पर बात करते हैं और फिर धीरे धीरे फिर मध्यकालीन भारत की ओर बढ़ेंगे, उसमें बिहार के इतिहास को देखेंगे, फिर जाकर जो है मॉडर्न इंडिया की बात करेंगे, यानी आधुनिक भारत के इतिहास में जो हम बिहार के इतिहास को देखेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न वहाँ से पूछे जाते हैं और किन किन प्रश्नों के पूछे जाने की वहाँ से संभावना होती है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं बिहार का प्राक इतिहास, यानी प्राचीन कालीन इतिहास की दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ। तो प्राचीन कालीन इतिहास को देखने से पहले दोस्तों आप इतिहास के क्लासिफिकेशन, जो इतिहास में जो चीज़ों को डिवाइड किया गया है, जो इनका डिवीज़न हुआ है, उसे दोस्तों थोड़ा समझ लें, बिल्कुल समान शब्दों में समान भाषा में समझ लें। इतिहास को दोस्तों दो हिस्से में बांटा जा सकता है, दो स्तरों पर बांटा जा सकता है। पहला स्तर जो है दोस्तों एक स्क्रिप्ट को हम बना सकते हैं, यानी लेखन शैली का जो विकास होता है, भारतीय इतिहास में जो लेखन शैली का विकास हुआ है, ठीक है, या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री में कह लीजिए, भारतीय इतिहास में नहीं कहिए, इतिहास में जो लेखन शैली का जो विकास हुआ, जिस स्क्रिप्ट का विकास हुआ, उस स्क्रिप्ट के आधार पर इतिहास को 3 हिस्से में दोस्तों बांट दिया गया है, जिसे हम सबसे पहले कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, दूसरा कहते हैं हम आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा कहते हैं हम ऐतिहासिक काल, ठीक है। इंग्लिश में बोला जाए तो प्री हिस्टोरिक पीरियड हो गया, साथ में साथ जो है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड हो गया, जिसे आप आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं, और तीसरा जो है सबसे लास्ट में आ जाता है हिस्टोरिक पीरियड, जिसे आप ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसका जो दोस्तों डिवीजन हुआ है वो लेखन कला यानी लेखन शैली के विकास के आधार पर जो है इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो है हमें यानी मानव को जो है लिखना पढ़ना दोस्तों नहीं आता था, तो ऐसे स्थिति में जो प्रागैतिहासिक काल की हम बात करेंगे, प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात करेंगे, तो उस समय लिखना और पढ़ना चूंकि हमें नहीं आता था, यानी मानव को नहीं आता था, तो उस समय के इतिहास की जानकारी को प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत जो था दोस्तों वो हमारे पास पुरातात्विक स्रोत ही था। जो पुरातात्विक जानकारी प्राप्त होती है इसके जरिए ही उस समय के इतिहास का हम वर्णन कर सकते हैं। इस पीरियड को दोस्तों क्या कहा गया? प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसे कि प्रागैतिहासिक काल जो है हम कहते हैं। इसे प्री हिस्टोरिक में रख दिया गया।
इसे दोस्तों प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा गया, यानी प्रागैतिहासिक काल कहा गया, जब मानव को लिखना पढ़ना नहीं आता था। इस इतिहास के बारे में जानकारी हमें केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के जरिए ही प्राप्त होती है, जिसे हम प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा जो दोस्तों पीरियड आता है, जिसे हम हिंदी में आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं, और इंग्लिश में इसे हम प्रोटो हिस्टोरिक कह सकते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्रोटो हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहेंगे, जिसे हिंदी में हम आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। इस समय के इतिहास का जो वर्णन होता है वो पुरातात्विक स्रोत के आधार पर तो होता ही होता है, साथ में साथ चूंकि इसमें लिखना पढ़ना व्यक्ति को आ चुका था, यानी स्क्रिप्ट जो है, लिपि जो है वो विकसित हो चुकी थी, तो ऐसे स्थिति में जो है पुरातात्विक साक्ष्य के अलावा जो है लिपि का भी विकास हो चुका था। तो इस समय इतिहास को जानने के दो स्रोत हो जाते हैं, एक तो पुरातात्विक स्रोत हो जाता है और दूसरा जो महत्वपूर्ण स्रोत हो जाता है वो जो है साहित्यिक स्रोत हो जाता है। तो दोनों स्रोत आपको जो है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में मिलेंगे। लेकिन समस्या क्या है दोस्तों कि इस समय जिस स्क्रिप्ट का विकास हुआ, स्क्रिप्ट तो लिखा गया क्योंकि लोगों को लिखना आ गया था, वो लिख रहे थे, पढ़ रहे थे चीज़ों को, लेकिन वर्तमान समय में आज भी हम जो है उनके इस स्क्रिप्ट को पढ़ नहीं सके हैं और पढ़कर चीज़ों को हम समझ नहीं पाए हैं। तो इतिहास का एक ऐसा पीरियड जिसमें साहित्यिक विकास तो हो चुका था, नहीं लोगों को लिखना तो आ चुका था, लेकिन वर्तमान में मानव उसको पढ़ने में असमर्थ है, उन चीज़ों को समझने में असमर्थ है। तो ऐसे पीरियड को हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, जिसे हम आदि ऐतिहासिक काल कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए सिंधु घाटी सभ्यता की आप बात कर सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था दोस्तों? स्क्रिप्ट का विकास हो चुका था और स्क्रिप्ट के अवशेष भी जो है आपको मिले हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के 75 हिस्से से स्क्रिप्ट भी मिले हैं, 16 अक्षरों 450 के आसपास जो अक्षर भी मिले हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है पिक्टोग्राफिक फॉर्म में जो लिखा करते थे, जो चित्रात्मक उनकी लिपि थी, वो उसके जो है साक्ष्य मिले हैं। लेकिन उसे जो हम आज तक पढ़ नहीं पाए, ना ही इसे हम समझ पाए हैं, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को भी जो हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में यानी आदि ऐतिहासिक काल में जो हम रखते हैं। उसके बाद जो फाइनल जो लास्ट जो आता है दोस्तों, उसे हम हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, ऐतिहासिक काल कहते हैं। इस समय का मानव जो ज़्यादा सिविलाइज्ड हो चुका था, लिखना पढ़ना तो ऑलरेडी जो है इनको आ ही चुका था, साथ ही साथ लिखना पढ़ने के अलावा जो पुरातात्विक स्रोत पैरेलली चल रहे हैं वो भी चल रहे थे। यानी इस समय जो है एक तो पुरातात्विक स्रोत के जरिए इसकी जानकारी हमें प्राप्त होगी। इसके अलावा जो है जो हम साहित्यिक विकास जो होता है, चूँकि हमें स्क्रिप्ट भी आ रहा था, लिखना पढ़ना भी हमें आ चुका था, तो जो साहित्यिक विकास हो, साहित्य के जरिए भी इस समय के जो है चीज़ों को जो है जान सकते हैं, चीज़ों को हम परख सकते हैं। यानी कि इतिहास का एक ऐसा काल जिसमें पुरातात्विक स्रोत भी हो और साथ में साथ साहित्यिक स्रोत भी हो, यानी लिपि का विकास हो चुका हो और उस लिपि को हम भली भांति आज भी पढ़ चुके हैं और पढ़ने के बाद उन चीज़ों को समझ चुके हैं, तो उसे इतिहास में जो है ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से अगर क्लासिफिकेशन देखा जाए दोस्तों, जिसे 3 स्तर पर बांट दिया गया, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड फाइनली जो है हिस्टोरिक पीरियड यानी ऐतिहासिक काल। किसके आधार पर? तो लेखन कला के विकास के आधार पर जो है इसे 3 हिस्से में जो है बांट दिया गया। अब इतिहास का दोस्तों एक दूसरा भी डिवीजन हुआ है, और ये जो दूसरा जो महत्वपूर्ण डिवीजन हुआ है वो लेखन कला के विकास के आधार पर न होकर उपकरण के आधार पर हुआ है। जो लंबे समय से मनुष्य के द्वारा जिन जिन उपकरणों का, जिन जिन टूल्स का या औजारों का जो प्रयोग किया जा रहा था दैनिक जीवन में, चाहे शिकार करना हो या अपने कोई दूसरे काम करना हो, उसमें जिन उपकरणों और जिन औजारों का प्रयोग किया जा रहा था, अगर उन उपकरणों की विशेषता को हम अच्छे से देखेंगे तो उसकी विशेषता के आधार पर इतिहास को फिर से 3 हिस्से में बांट दिया गया, जिसे आप पैलियोलिथिक एज, पुरापाषाण काल कहते हैं। फिर जाकर अगला जो है मेसोलिथिक एज आता है, जिसे आप हिंदी में मध्यपाषाण काल कहते हैं, और तीसरा जो अंतिम आता है वो नियोलिथिक होता है, जिसे कि अब नवपाषाण काल के नाम से जानते हैं। तो इस 3 आधार पर जो है इतिहास को बांट दिया गया। इसका क्लासिफिकेशन क्या क्या आधार था? तो यहाँ से प्राप्त होने वाले औजार और औजार की विशेषता, जो उपकरण प्राप्त होते हैं वो, और साथ में साथ इनकी विशेषता। सबसे पहले अगर हम बात करें पैलियोलिथिक एज की, यानी कि पुरापाषाण काल की अगर हम बात करें, तो पुरापाषाण काल में जो भी आपको औजार देखने को मिलेंगे, ज़्यादातर औजार जो है पाषाण यानी पत्थर के तो बने हुए हैं ही हैं, और ये भारी भरकम और बड़े किस्म के हथियार होंगे, यानी हथियार का साइज जो होगा बड़ा होगा। तो ऐसे स्थिति में अगर कोई मानव शिकार करना चाहता है तो इस बड़े हथियार से अकेले शिकार करना उसके लिए इतना आसान नहीं रहा होगा, ना ही पॉसिबल होगा। तो एक ग्रुप में शिकार करते होंगे, यानी कि कई लोग इकट्ठे मिलकर इस हथियार का प्रयोग करते होंगे शिकार को मारने के लिए, क्योंकि इस समय जो उपकरण बन रहे थे वो पत्थर के बन रहे थे और बड़े बड़े उपकरण थे जो भारी भरकम हुआ करते थे, साथ ही साथ ये धारदार भी नहीं हुआ करते थे, तो इनसे शिकार करना भी काफ़ी टफ रहा होगा। तो ये तो होगी पैलियोलिथिक एज, पुरापाषाण काल में जो उपकरण प्रयोग हो रहे थे। इसके बाद जब हम आते हैं अगले एज में, जिसे हम मेसोलिथिक एज कहते हैं, यानी कि मध्य पाषाण का काल कहते हैं। तो मध्य पाषाण काल की विशेषता ये थी कि इस समय जो पाषाण के उपकरण बन रहे थे
वो पाषाण के उपकरण आपको छोटे छोटे देखने को मिलेंगे, जिसे माइक्रोलिथ के नाम से भी जानते हैं। सूक्ष्म किस्म के छोटे छोटे उपकरण देखने को मिलेंगे। और उपकरण पहले से ज़्यादा जो है मॉडर्नाइज हो चुके थे, ज़्यादा एडवांस हो चुके थे, यानी ज़्यादा उन्नत या ज़्यादा परिष्कृत हो चुके थे। ये तेज धारदार हथियार वाले थे, तेज धार वाले थे, नुकीले किस्म के थे। तो इससे जो है मानव के लिए शिकार करना जो है काफ़ी आसान रहा होगा। और वो पर्सनली, यानी एक व्यक्ति भी पर्सनली जो है किसी शिकार को जो है मार सकता था। अगर कोई छोटा शिकार हो तो एक व्यक्ति भी इस उपकरण का प्रयोग करके शिकार कर सकता था। अब आगे अगर हम जब नियोलिथिक एज की बात करेंगे, यानी नवपाषाण काल के दोस्तों हम बात करेंगे, तो नवपाषाण काल में और भी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होती है, और भी चीज़ें ज़्यादा एडवांस हो जाती है। एडवांस क्या हो जाती है, जो पाषाण के उपकरण बन रहे हैं वो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। छोटे तो ऑलरेडी हो ही चुके हैं, और भी ज़्यादा नुकीले, और भी ज़्यादा तेज यानी कि धारदार हो जाते हैं। और साथ ही साथ पाषाण के अलावा यहाँ हड्डियों का भी प्रयोग जो है उपकरण के निर्माण में किया जाने लगता है। इतना ही नहीं, आगे चलकर तांबे का आविष्कार होता है, और तांबे के आविष्कार के बाद हम धातु का भी प्रयोग जो है औजार बनाने में करने लगते हैं। जब सिंधु घाटी सभ्यता का दौर शुरू होगा तो उस समय कांसे का भी प्रयोग होने लगता है, क्योंकि तांबे का प्रयोग तो हम पहले से ही कर रहे थे। और तांबा में टीन मिलाकर जो है हम कांसे का निर्माण करते हैं, और फिर कांसे का भी प्रयोग करते हैं। क्योंकि तांबा जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है, एक लचीला धातु होता है, तो इससे बनने वाले औजार जो है ज़्यादा दमदार नहीं होंगे, ज़्यादा मजबूत नहीं होंगे। लेकिन उसके रिस्पेक्ट में अगर हम कांसे का प्रयोग करें औजार के निर्माण में, तो वो ज़्यादा कठोर होगा और ज़्यादा मजबूत होगा। तो कांसे का भी प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलेगा। इसलिए जो सिंधु घाटी सभ्यता को हम कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। फिर जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, तो 1000 BC में जब हम आएंगे, 1000 BC के अराउंड में, तो उस समय जो है लोहे का आविष्कार हो जाएगा। लोहे का आविष्कार हो जाने के बाद जो है एक बेहतरीन मेटल, एक बेहतरीन धातु जो है मानव को प्राप्त हो जाता है, और इसके जरिए फिर से जो औजार बनने लगते हैं। जो औजार पहले के तांबे और कांसे के औजार से काफ़ी ज़्यादा उन्नत, एडवांस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा धारदार होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं। इससे शिकार करना या दैनिक जीवन में इसका जो है इससे निर्मित औजारों का प्रयोग करना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इस तरीके से जो ग्रेजुअली जो है इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो उपकरणों की जो विशेषता है, जो औजारों की जो विशेषता है, उस विशेषता को ध्यान में रखते हुए इसे 3 पीरियड में बांट दिया गया। पहला क्या था, पैलोलिथिक पीरियड था, जिसे कि आप पुरापाषाण काल कहते हैं। दूसरा जो था मेसोलिथिक एज था, जिसे मध्यपाषाण काल कहते हैं। और फाइनली लास्ट में जो है नियोलिथिक एज था, जिसे आप नवपाषाण काल कहते हैं। तो ये हो गई दोस्तों हिस्ट्री का डिवीजन। अब चलिए आते हैं बिहार के संदर्भ में देखते हैं। अगर हम बिहार के संदर्भ में पूर्वपाषाण काल की बात करेंगे, तो बिहार से भी पूर्वपाषाण काल के बहुत सारे जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं, और ये अवशेष जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि मुंगेर में भीमबंद बांध काफ़ी फेमस जगह है बिहार में। आपको अगर बिहार का रीजनल हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा या ज्योग्राफी पढ़ा होगा, तो इससे आप बिल्कुल ही परिचित होंगे भीमबंद बांध से। साथ ही साथ गया भी बिहार का ही डिस्ट्रिक्ट है। इसमें जेठियन या जेठियन, इसे न भी आप पढ़ सकते हैं, जेठियन। गया में एक जेठियन जगह है। इन दो जगह से जो है उत्खनन में पुरापाषाण काल के जो अवशेष पत्थर के जो है हथियार जो है प्राप्त हुए हैं। तो आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है, और इसके पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। आपसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि बिहार में कौन कौन सा स्थल है जिनका संबंध पुरापाषाण युग से है। ऑप्शन में दे दिया जाएगा मुंगेर का भीमबंद, या ऑप्शन में आपका गया का जेठियन दे दिया जाएगा। और आपको हो सकता है ये मैच करने के लिए भी दे दिया जाए, या फिर डायरेक्ट ही पूछ लिया जाए, 4 ऑप्शन दे दिया जाए, उसमें से एक भीमबंद को रख दिया जाए, या हो सकता है उसमें से गया के जेठियन को रख दिया जाए, और आपको बताया जाए कि इनमें से कौन सा सही है, बताइए। तो आप ध्यान रखेंगे मुंगेर के भीमबंद और गया का जेठियन वो जगह है जहां से पुरापाषाण युग के जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं, औजार जो है प्राप्त हुए हैं, और ये दोनों का दोनों जगह कहाँ है, तो बिहार में है। ओके, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब अगर मध्यपाषाण काल की अगर हम बात करें, तो मध्यपाषाण काल यानी कि 40,000 से लेकर 10,000 BC का जो पीरियड होता है, इस पीरियड को हम क्या कहते हैं, मध्यपाषाण काल कहते हैं। तो मध्यपाषाण काल में भी जो है बिहार के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां मध्यपाषाण कालीन जो है टूल्स एंड मेसोलिथिक एज के जो है टूल्स मिले हैं। टूल्स कहाँ से मिले हैं, अभी मैंने आपको बताया कि मेसोलिथिक एज में जाने के बाद क्या हो गया कि पत्थर के जो बड़े बड़े भारी भरकम औजार इससे पहले पैलियोलिथिक एज में यानी पुरापाषाण काल में बन रहे थे, वो औजार जो आकार में बिल्कुल ही छोटे हो गए और ज़्यादा उन्नत, ज़्यादा एडवांस और ज़्यादा उत्कृष्ट हो गए, ज़्यादा परिष्कृत हो गए। तो इन औजारों का प्रयोग करना मानव के लिए क्या बिल्कुल ही आसान हो गया। तो इस मध्यपाषाण युग से जुड़े हुए अवशेष भी बहुत मिले हैं, बहुत सारे औजार वगैरह जो है बिहार से मिले हैं, जो तेज धारदार वाले थे। और इनका पीरियड जो है आपको 40,000 से लेकर जो है 10,000 के बीच में देखने को मिल जाएगा।
40,000 से लेकर 10,000 BC के बीच में देखने को मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें दोस्तों नवपाषाण युग का, तो नवपाषाण युग जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे जुड़े हुए प्रश्न आपको बिहार में अक्सर देखने को मिल जाते हैं। नवपाषाण युग के जो है अवशेष जो है बिहार में बहुत जगह से मिले हैं, जिसमें जो महत्वपूर्ण है वो है चिरांद। इसे आपको ध्यान में रखना है, जो कि सारण में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो सारण में स्थित है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो है चेचर। कहाँ स्थित है? ये वैशाली में स्थित है। वैशाली जिले में चेचर स्थित है और चिरांद का संबंध जो है सारण जिले से है। यहाँ से नवपाषाण कालीन जो है हथियार प्राप्त हुए हैं, औजार प्राप्त हुए हैं। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में चेचर का संबंध या बिहार में चिरांद का संबंध किस युग से है? नवपाषाण काल से